नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 1 जनवरी 2017 से जरूरी होगा हर मोबाइल में पैनिक बटन। 1 साल बाद हर फोन में जीपीएस भी जरूरी होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा फैसला। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी ने की विजय माल्या की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश। बैंक कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, माल्या नहीं दे रहे विदेश में जायदाद का ब्यौरा। नोएडा में बिल्डर्स के खिलाफ अथॉरिटी की जांच शुरू। आम्रपाली के प्रोजेक्ट सफायर में जांच दल को मिली कई खामियां। कैंपस में नारेबाजी के मामले में जेएनयू छात्र संघ नेता कन्हैया पर यूनिवर्सिटी ने लगाया 10,000 का जुर्माना। उमर खालिद एक सत्र के लिए रेस्टिकेट। अनिर्बान भट्टाचार्य को 5 साल रहना होगा कैंपस से दूर। तंबाकू सेक्टर में विदेशी निवेश पर लग सकती है पूरी तरह पाबंदी। उद्योग मंत्रालय ने तैयार किया कैबिनेट ड्राफ्ट नोट। टेलीकॉम कंपनियां निकाल रही है नेट न्यूट्रलिटी का तोड़। एयरटेल ने ट्राई से सीईसीएन पर एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने की छूट मांगी। और एक्सपायरी के हफ्ते में शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत। बिकवाली के दबाव में बाजार में तेज गिरावट। सेंसेक्स 150 पॉइंट तक टूटा। निफ्टी 7,850 के ऊपर बंद। आवाज एट 9 की सबसे बड़ी खबर महिलाओं से जुड़ी है और जुड़ी मोबाइल बनाने वाली हर कंपनी से। सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2017 से हर मोबाइल फोन में पैनिक बटन जरूरी होगा। साथ ही 1 जनवरी 2018 से हर फोन में जीपीएस होना भी जरूरी बनाया जाएगा। इस बारे में आइए और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से, जो एक खबर लेकर आए हैं। बताएं रोहन कि ओवरऑल न्यूज क्या है, खबर क्या है? कविता, 2 बड़ी बातें कही गई हैं इस नोटिफिकेशन में। सबसे पहली बात कि 1 जनवरी 2017 के बाद से बिकने वाला हर फोन इमरजेंसी बटन या पैनिक बटन के साथ आएगा। कैसे काम करेगा ये? अगर आप एक साधारण फोन खरीदते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो इसका 5 या 9 नंबर अगर इसको आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये इमरजेंसी बटन का काम करेगा और ये कॉन्टैक्ट आपके उस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की तरफ चला जाएगा जिसे आप कॉल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो या तो मैन्युफैक्चरर को इसमें एक अलग से इमरजेंसी पैनिक बटन देना पड़ेगा, या फिर जो इसका ऑन ऑफ बटन होता है इसको आप 3 बार हल्के से प्रेस करेंगे तो ये एक इमरजेंसी या पैनिक बटन का काम करेगा। इसके 1 साल के बाद हर फोन में जीपीएस का होना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि कोई भी फोन आप ऐसा नहीं ले सकते जिससे आपकी लोकेशन का पता ना लगाया जा सके। मुख्य कोशिश यही है कि किसी तरह की जो क्राइम की घटनाएं हैं वो रोकी जा सके, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन कुछ चीजों को लेकर ये नोटिफिकेशन साफ नहीं है, जैसे कि जो पुराने फोन बिकते आ रहे हैं उनका क्या होगा, जो रिफर्बिश्ड फोन बिक रहे हैं उनका क्या होगा, इस बारे में कुछ खास नहीं रोहन। लेकिन थोड़ा फायदों पर हम विस्तार से बात करते हैं। आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ध्यान में रखकर इसको जरूरी किया जा रहा है, और विस्तार से बताएं कि और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जी, सबसे पहली बात तो है कि किसी भी क्राइम के सीन के वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है क्राइम का लोकेशन पता करना। तो अगर हर फोन में जीपीएस लगेगा तो पुलिस के लिए ये आसानी हो जाएगी कि एक क्राइम की घटना कहां हुई। इमरजेंसी बटन में आपको आसानी से आप अपने उस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कॉल लगा सकते हैं बिना किसी एक तरह से बताए हुए। आप तुरंत चुपके से इस कॉल को लगाया जा सकते हैं और भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और ये 100 नंबर भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो 100 नंबर को भी अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में कॉल कर सकते हैं। तो जो महिलाओं को लेकर जो खासतौर पर बड़ी जो घटनाएं होती है उसमें मदद मिल सकती है। और ऐसे कई सारे मामले हुए हैं जहां इमरजेंसी बटन और जीपीएस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी मदद की है। कई सारे केसेस सुलझाए हैं और पुलिस की काफी मदद की है। तो जिस तरह की जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी का जो मेन जो कंसर्न है वो ये है कि इस तरह की घटनाएं दूर की जा सके और इसका आराम से पता लगाया जा सके और महिलाओं के हाथ में तकनीक के द्वारा एक तरह की शक्ति दी जा सके। एब्सोल्युटली, यानी स्मार्टफोन आपका और स्मार्ट हो जाएगा। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए रोहन। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब बात राज्यसभा सांसद विजय माल्या की, जिन पर लोन डिफॉल्ट मामले में देश छोड़कर जाने के बाद चारों तरफ से शिकंजा कसता जा रहा है। आज राज्यसभा की एथिक्स कमेटी ने विजय माल्या की राज्यसभा की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर दी। सिफारिश पर जवाब देने के लिए माल्या को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। हमने सारी परिस्थिति जो डॉक्टर विजय माल्या के बारे में हमारे सामने थी उसके ऊपर हमने गौर किया। कुछ हमने दस्तावेज मांगे भी थे बैंक से, वो भी हमारे पास आ गए और सारी परिस्थिति देख के हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इनको
राज्यसभा से निष्कर्षित किया जाना चाहिए। लेकिन हमने उनको अब ये सोचा है कि हम उनको एक हफ्ता देंगे, अगर वो कुछ कहना चाहें तो कहेंगे। फिर हमारी मीटिंग होने वाली है 3 तारीख को, उसमें हम अंतिम निर्णय लेंगे। ये है पक्का तय है कि इस आदमी की मेमोरी आज तक तय कर लिया कि इसकी मेमोरी हम लोग लेंगे। फिर समय क्यों दिया? और समय इसलिए कि प्रोसीजर जो है वो कमेटी की राय थी कि प्रोसीजर के अनुसार करना पड़ेगा, लेकिन ये पक्का है कि हम लोगों की राय है कि इसकी मेमोरी खत्म की जाना चाहिए। जो रिकॉर्ड देखा गया तो पिछले 10 साल से मलया साहब ने कहा कि उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज 0 है, मतलब तो अब ये जस्ता नहीं जो बैंक से जो भी बातें आई, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन था। लेकिन उनको टाइम दिया गया 1 हफ्ते का कि वो अपनी स्पष्टीकरण अगर है कुछ तो दे, तो 3 तारीख को हम फाइनली बैठेंगे। इससे पहले बैंकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या की शिकायत करते हुए कहा कि वो अपनी किसी भी विदेशी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि माल्या लंदन में भारतीय उच्चायुक्त से इमरजेंसी ट्रैवल के लिए संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट की सुविधा में भेदभाव के खिलाफ ट्राई के कदम का तोड़ टेलीकॉम कंपनियों ने निकाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एयरटेल ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से क्लोज नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव वीडियो मुहैया कराने की अनुमति मांगी है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर नेट न्यूट्रलिटी से बचने का रास्ता क्या निकाला जा रहा है? दरअसल टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी एयरटेल CECN पर एक्सक्लूसिव वीडियो मुहैया कराना चाहती है। CECN जो होता है क्लोज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, ये इंटरनेट पर नहीं होता है बल्कि इंट्रानेट पर होता है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए एयरटेल एक खास कंपनी से करार करने की तैयारी में है, लेकिन उस करार से पहले एयरटेल ने चिट्ठी लिखी है TRAI को और कहा है कि इस सर्विस को मुहैया कराने की इजाजत दी जाए, क्योंकि पहली नजर में ऐसा लगेगा कि ये सर्विस नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है, लेकिन ये नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ नहीं है, इसलिए हम आपसे इजाजत मांग रहे हैं। दरअसल फरवरी में TRAI ने एक गाइडलाइन जारी की थी और कहा था कि किसी भी तरह से कंपनी नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ यानी डेटा सर्विस मुहैया कराने में डेटा टैरिफ या डेटा के चार्ज में भेदभाव नहीं कर सकती है, बशर्ते कि वो सर्विस इंट्रानेट पर ना हो। यानी इंटरनेट पर आप सर्विस मुहैया करा सकते हैं, उसके डेटा टैरिफ में भेदभाव कर सकते हैं, सस्ता मुहैया करा सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर नहीं करा सकते हैं। एयरटेल का कहना है कि ये इंट्रानेट पर है CECN, लेकिन एक शर्त एक जोड़ दी थी TRAI ने, वो ये कि कंपनी कोई ऐसी सेवा शुरू ना करे जो इस गाइडलाइंस के मूल मकसद के खिलाफ हो। अब TRAI की असली परीक्षा ये होगी कि एयरटेल की इस आवेदन को ये देखे कि क्या फरवरी में जारी की गई गाइडलाइंस के मूल मकसद के खिलाफ सर्विस है या खिलाफ नहीं है। अगर खिलाफ नहीं पाई जाती सर्विस तो फिर एयरटेल को मंजूरी मिल सकती है, अगर मूल मकसद के खिलाफ पाता है TRAI तो फिर मंजूरी मिलने की संभावना कम रहेगी। बिल्कुल, तो एक तरह से तोड़ निकालने की कोशिश हो रही है नेट न्यूट्रलिटी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ लक्ष्मण, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तंबाकू सेक्टर में विदेशी निवेश पर पूरी तरह पाबंदी लग सकती है और इसके लिए उद्योग मंत्रालय ने कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार किया है और इसे संबंधित मंत्रालयों को सलाह के लिए भेजा गया है। संभावना यहाँ ये जताई जा रही है कि इस प्रस्ताव को अगले 1 महीने में हरी झंडी मिल सकती है। बात करते एक बार फिर से लक्ष्मण से ही इस बारे में। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर सरकार के इस कदम से तंबाकू कंपनियों पर किस तरह का असर पड़ेगा? अभी टोबैको सेक्टर में जो कंपनियां सिगरेट बनाती हैं या फिर सिगार बनाती हैं, वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, ब्रांडिंग के लिए या फिर ट्रेडमार्क के लिए विदेशी निवेश यानी FDI ला सकती हैं। लेकिन अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की छूट नहीं है तंबाकू सेक्टर में। अब सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक तंबाकू सेक्टर की कंपनियां, चाहे वो सिगरेट बनाती हो या फिर सिगार बनाती हो, अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, ब्रांड नेम के लिए, इसमें किसी भी तरह की विदेशी निवेश नहीं ला सकेगी। यानी विदेशी निवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाने की तैयारी है तंबाकू सेक्टर की कंपनियों के लिए। ये सिगरेट बनाने वाली घरेलू कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। फिलहाल DIPP ने कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार किया है, माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। कुछ और खबरों का रुख करते हैं अब। 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाकों के सभी 8 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। मुंबई की एक अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को रिहा कर दिया है। सितंबर 2006 में मालेगांव बम धमाके में 9 मुस्लिम आरोपी थे और इन सभी ने कोर्ट में रिहाई की अर्जी डाली थी और इनमें से 1 की मौत हो चुकी है और 6 आरोपी जमानत पर हैं। पिछली सुनवाई में 12 अप्रैल को NIA यानी नेशनल
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आरोपियों की रिहाई का विरोध किया था। हालांकि इसके पहले साल 2014 में एनआईए ने कोर्ट में यह कहा था कि मामले की जांच कर रहे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस और सीबीआई के सबूत उसके सबूतों से मेल नहीं खाते। यही नहीं, एनआईए ने कोर्ट में बिल्कुल नए आरोपियों का नाम पेश किया था, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। और 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हुए धमाके में 37 लोगों की जान गई थी। इधर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से द्वीपक्षीय बातचीत शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। कल दिल्ली में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी आ रहे हैं और खबर यहां पर यह है कि वो भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर से भी मिलेंगे और इस मुलाकात में दोनों सचिव व्यापक बातचीत का मसौदा तय करने की कोशिश करेंगे। और 2 जनवरी को पठानकोट के एयरबेस पर आतंकवादी हमलों के बाद दोनों देशों के बीच आधिकारिक वार्ता स्थगित कर दी गई थी और माना यह जा रहा है कि भारत विदेश सचिव स्तर की इस बातचीत में पठानकोट हमले का मुद्दा उठा सकता है। पाकिस्तान से बातचीत की सुबुगाहट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि देश को बताया जाना चाहिए कि बातचीत किस लिए हो रही है। We must talk to our neighbors that we can understand, but what I have been saying repeatedly is that the Prime Minister and the government need to explain to the nation what is the context of their policy. We don't have a coherent Pakistan policy. It goes up and down. And we've had so many changes of announcements and cancellations and so on that the nation needs to be taken into confidence as to what the vision of the government is, what they intend to do, what the objectives of this process are, rather than springing surprise after surprise on the Indian people. आगे बढ़ते हैं। चीन के विरोध के बाद भारत ने उइगर नेता डोल्किन ईसा को वीजा देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि डोल्किन को वीजा देने पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई थी और चीन ने कहा था कि ईसा आतंकवादी है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। और इस मामले में विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने चीन के दबाव में आकर नहीं बल्कि रेड कॉर्नर नोटिस को देखकर वीजा रद्द किया है, क्योंकि उइगर नेता को वीजा देते वक्त इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को रेड कॉर्नर नोटिस की जानकारी नहीं थी। और भारत के फैसले के बाद डोल्किन ईसा ने निराशा जाहिर की है। ईसा 30 अप्रैल से 1 मई तक इंटर-एथनिक इंटरफेथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने भारत आने वाले थे। उइगर नेता डोल्किन ईसा के वीजा को रद्द करने की बात पर रक्षा विशेषज्ञ राज कादियन ने भारत को अपनी बात पर तटस्थ रहने को कहा है और उन्होंने कहा कि चीन को बराबरी से जवाब देना चाहिए और वीजा को रद्द नहीं करना चाहिए था। हमें भी चाइना से बराबरी के लेवल पर बात करनी चाहिए अगर हमारे विवाद है उनके साथ। अगर कोई ऐसी मजबूरी है जो हमें नहीं पता तो अलग बात है, वरना एक आम शहरी के नाते मैं समझता हूं कि ये वीजा उसको देना चाहिए था और ये दबाव चाइनीज पर बना रखना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 79% वोटिंग हुई है। बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और बोगस वोटिंग के आरोपों में पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। हावड़ा में एक पोलिंग बूथ पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ झड़प के बाद बीजेपी नेता रूपा गांगुली पर एफआईआर भी दर्ज की गई और इस चरण में टीएमसी नेता अमित मित्रा, पूर्णेंदु बसु और अरूप रॉय और साथ ही पूर्व मंत्री मदन मित्रा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगला चरण 30 अप्रैल को है, जिसमें 53 सीटों पर वोटिंग होगी। सलमान खान को रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाने जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सलमान को गुडविल एम्बेसडर बनाने पर सबसे पहले पहलवान योगेश्वर दत्त ने ट्वीट कर आपत्ति जताई। फिर इस मामले में पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी उनका साथ दिया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सलमान को रियो ओलंपिक का ब्रांड एम्बेसडर चुना था। और चलिए आपको बताते हैं कि यहां पर पहलवान योगेश्वर दत्त ने क्या कहा है। पीटी उषा, मिल्खा सिंह जैसे बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स हैं जिन्होंने कठिन समय में देश के लिए मेहनत की है और साथ ही खेल के क्षेत्र में इस एम्बेसडर ने क्या किया है। तो अपना ट्वीट करके ये सवाल पूछा गया है योगेश्वर दत्त के जरिए। लेकिन आपको बता दें, सलमान खान को रियो ओलंपिक का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह का कहना है कि हमें एम्बेसडर की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन जा रहे हैं वो हमारे देश के एम्बेसडर हैं, चाहे रेसलर हैं, चाहे शूटर हैं, चाहे एथलेटिक में हैं, बॉक्सिंग में हैं, किसी भी गेम में हैं, वो हमारे एम्बेसडर बनकर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आईओए का डिसीजन जो है ये बिल्कुल गलत डिसीजन है।
उनको ये नहीं करना चाहिए था कि एक बॉलीवुड का आदमी लाके और स्पोर्ट्स के अंदर उसको एम्बेसडर बना के भेजें ओलंपिक गेम्स के लिए। दूसरी ओर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अभिनव बिंद्रा को रियो ओलंपिक के प्रतिनिधित्व के लिए बेहतर व्यक्ति बताया है। Movies made on sportsmen and all that kind of a stuff does not give any excitement to the sportsman, because sportsman's mindset is completely different to other people's mindset. So personally, a sportsman would have been a much better choice, and someone like Abhinav Bindra, just because obviously he's the first guy who's won gold medal for us, so I thought that he would have been the ideal choice. And I've heard someone saying that sportsman needs publicity or sportsman need Bollywood. My take is completely different. The sportsmen do not need any Bollywood or any movie film industry. I think it could be the other way around. तो एक तरफ जहां खिलाड़ी सलमान खान को रियो ओलंपिक में ब्रांड एम्बेसडर बनाने का विरोध कर रहे हैं, वहीं बॉलीवुड का मानना है कि सलमान खान लोगों में काफी लोकप्रिय है और इससे खेल का प्रचार ज्यादा होगा। उनका कहना है कि सलमान को अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए सहारे की जरूरत नहीं है। If he is a brand ambassador, what is the problem? That for one section of his life, for that you cannot stop the popularity of his. That has to be utilized and it for a good cause, so why not? सलमान को लिया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें क्या है? सलमान खुद एक अच्छा होता स्पोर्ट्समैन, स्कूल के जमाने में ही करता था, साइकिल बहुत अच्छी चलाता था, अभी आजकल वो करता है, एक्सरसाइज करता है, लिफ्टिंग करता है। ये फैमिली में है स्पोर्ट्स। मैं भी अपने जमाने में एक अच्छे लेवल पे खेला क्रिकेट। मेरी भी पहली एम्बिशन यही थी कि मैं इंडिया से खेलूं, नहीं हो सका। खैर, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस फैसले के समर्थन में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जेएनयू में 9 फरवरी को हुई नारेबाजी के सिलसिले में छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विश्वविद्यालय ने ये जुर्माना अनुशासन तोड़ने के बिना पर लगाया है और इसके साथ ही नारेबाजी में शामिल उमर खालिद को 1 सत्र के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। मुजीब गट्टू को 2 सत्रों के लिए रेस्ट्रिकेट किया गया है। अनिर्बान भट्टाचार्य को 15 जुलाई तक रेस्ट्रिकेट किया गया है। आपको बता दें कि इन लोगों को इस मामले में अदालत से जमानत मिली हुई है। जिन छात्रों पर एक्शन लिया गया है, उन्होंने कहा है कि वो अपनी बात कमेटी के सामने रखेंगे और जुर्माना नहीं देंगे। मैंने उसको रोकने की पूरी कोशिश की। मैं एक विसल ब्लोअर की तरह काम किया और जो मेरे पास जो रिपोर्ट आया उसमें मेरे को बोला है कि आप प्रोसेसन रोकने और बस रोकने के नाते आपको 10,000 रुपए फाइन किया गया। तो मैं इस पूरे का मैं विरोध करता हूँ। और उपराग ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नोएडा में बिल्डर्स के खिलाफ अथॉरिटी की जांच हुई शुरू। पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आम्रपाली बिल्डर्स से 75 दिनों में ग्राहकों से किए गए अपने वादे को पूरा करने को कहा है। नोएडा में बिल्डर्स की वादा खिलाफी की जांच के लिए बनी समिति ने आज आम्रपाली सफायर से अपनी जांच शुरू की। नोएडा के बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ सीएनबीसी आवाज की मुहिम का असर दिख रहा है। आज नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की विशेष टीम ने नोएडा सेक्टर 45 में बने आम्रपाली के सफायर प्रोजेक्ट की जांच की और पाया कि बिल्डर ने खरीदारों से किए वादे को पूरा नहीं किया है। साथ ही बिल्डिंग की क्वालिटी में भी कई कमियां हैं। इंस्पेक्शन हुए हैं, उसमें कुछ थोड़ी कमियां जो आरडब्ल्यूए के जो केओए के मेंबर्स थे उन्होंने बताई थी और वो बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव को भी बताया है उनको ठीक करने के लिए। सर्टेन इश्यूज हैं, कुछ सीपेज के इश्यूज थे, कुछ एक लिफ्ट का इश्यू था, तो वो रेक्टिफाई करने के लिए कहा है। आम्रपाली सफायर के निर्माण के वक्त बिल्डर ने हर ब्लॉक में 3 लिफ्ट, स्विमिंग पूल जैसे कई वादे किए थे जो पूरे नहीं किए। साथ ही बिल्डिंग के सुरक्षा संबंधी मानकों की भी अनदेखी की गई। खरीदारों के विरोध के बाद आम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान MS धोनी ने आम्रपाली ग्रुप से नाता तोड़ लिया था। यहाँ फ्लैट खरीदने वालों का कहना है कि जब तक बिल्डर वादे पूरे नहीं करता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। आज नोएडा अथॉरिटी वालों ने यहाँ पे विजिट किया। गौर साहब आए थे यहाँ पे
एंड काफी फ्रूटफुल विजिट रहा है इस सेंस में कि आके उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्या है, मिसिंग लिंक्स क्या हैं। जो बेसिक एमिनिटीज के बगैर अगर आप 1000 फैमिलीज को यहाँ पे किसके राम भरोसे छोड़ा हुआ है आपने? कल को आग लग जाए, कल को कोई लिफ्ट में बंदा फंस जाए और 2 कम लिफ्टों की वजह से नीचे बंदे नहीं उतर पाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? नोएडा अथॉरिटी अगले कुछ दिनों में कुछ और प्रोजेक्ट्स की भी जांच करने वाली है। तय सीमा में अगर वादे पूरे नहीं हुए तो बिल्डरों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोहन सिंह, दिल्ली। तो घर के हक की इस लड़ाई में आपकी आवाज बनेगा CNBC आवाज। कल से हर शाम 4:57 पर देखिए विशेष सीरीज घर का हक। और अब बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। एक्सपायरी के हफ्ते में शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत हुई है। बिकवाली के दबाव में बाजार में तेज गिरावट आज हमने देखी। सेंसेक्स की बात करें तो 150 पॉइंट तक ये टूटा। हालांकि निफ्टी 7,850 के ऊपर बंद होने में आज कामयाब रहा है। बाजार का पूरा हाल जानते हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, बाजार में आज हमने जो कमजोरी का सेशन देखा है, इसके पीछे वजह क्या रही, बताएं। देखिए, सबसे बड़ी वजह कमजोरी की तो ग्लोबल मार्केट्स का दबाव ही था। आज एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई, यूरोप कमजोर थे और डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े बहुत लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। उससे भारतीय बाजारों का मूड बिगड़ा, लेकिन इसके साथ ही आज फिर से रुपए में थोड़ी और कमजोरी बढ़ी, 1/4% के आसपास की। आज से संसद का बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू हुआ, लेकिन हंगामा हो रहा है और वो भी थोड़ा सा मूड खराब करने का काम कर रहा है। 7,900 से 8,000 के बीच में बाजार पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से अटकता हुआ नजर आ रहा है। उन लेवल्स के आसपास मुनाफा वसूली आती है तो ऊपरी स्तर पर खरीदारी नहीं आ रही है। और अच्छे रिजल्ट्स, खासतौर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो आती दिख रही है वो बाजार को परेशान कर रही है। सेंसेक्स 150 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ। निफ्टी में भी नुकसान था, लेकिन क्लोजिंग 7,850 के आसपास होती नजर आई। बैंक निफ्टी शुरुआत में मजबूत था, लेकिन बाद में कमजोर हो गया। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी आज नुकसान देखने को मिला। शुक्रिया अनिल जी। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2016 के लिए EPF जमा पर 8.7% ब्याज को मंजूरी दे दी है, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने सब्सक्राइबर्स को 8.8% ब्याज दिए जाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि ट्रेड यूनियंस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। यूनियंस का कहना है कि जब CBT ने 8.8% ब्याज सुझाया तो सरकार का इसमें बदलाव किया जाना गलत है। इंडियन काउंसिल और मेडिकल रिसर्च ने पहली बार PPP मॉडल के तहत देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मा से हाथ मिलाया है और इसके तहत पहली बार किसी आदिवासी इलाके को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए MOU हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के मंडला जिले में शुरू किया जाएगा और सन फार्मा इसके लिए नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन स्थापित करेगी। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने उम्मीद जताई है कि इससे 2030 तक पूरे देश को मलेरिया मुक्त करने में मदद मिलेगी। On behalf of Sun Pharma, the first partnership with ICMR, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and Government of Madhya Pradesh, a demonstration project for malaria-free India initiative. और इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।